अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लास रूम। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 5, डाटा एनालिटिक्स। सो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने से पहले, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम डाटा एनालिटिक्स है, सो डाटा एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे। सो बेसिकली इनमें से जो वर्ड है डेटा, इससे तो हम लोग वाकिफ़ हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल्स, जो फोल्डर, जिस किस्म की भी चीज़ पड़ी हुई होती है, फावा किसी भी शक्ल में हो, उसको डेटा बोलते हैं। इन शॉर्ट रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं उनको डेटा बोलते हैं। अब इसी तरह आपके सिस्टम में, आपके दोस्त के सिस्टम में, इसी तरह आपके कॉलेज के सिस्टम्स में, फिर और बड़े लेवल पे आ जाएं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स में, और इस तरह किसी शहर के तमाम सिस्टम में और तमाम दुनिया के सिस्टम्स में कुछ ना कुछ डेटा मौजूद होगा। अब इतनी बड़ी तादाद में जब डेटा मौजूद होता है, उस डेटे को अरेंज करना, उस डेटे में से अपनी मतलूबा चीज़ को सर्च करना, ये जो है वो मेजर टास्क होता है। इस टास्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मुकम्मल फील्ड आती है जिसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। डेटा साइंटिस्ट भी ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स को इस्तेमाल करते हुए डेटा पर कुछ ना कुछ कंप्यूटेशंस करते हो। अब डेटा एनालिटिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। कौन सी मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स की टर्म होती है स्टैटिस्टिक्स। सो आप लोगों ने भी देखा होगा, आप चूंकि आईसीएस कर रहे हैं, आईसीएस में एक तो मैथ होती है जो मींस के इंजीनियरिंग मैथ होती है, जो कि प्री इंजीनियरिंग वाले लोग भी पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग वो अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग मैथ की जगह स्टैट भी अडॉप्ट करते हैं। मे बी फिजिक्स और स्टैट का चॉइस होती है, कुछ इस तरह से बहरहाल होता है। तो उसके अंदर भी ये जो स्टैट है, ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मैथ की तरह का होता है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है इसके अंदर। मीन्स के स्टैट जो है वो देखने में तो लोगों को बड़ी कोई अजीब सी लग रही होती है कि क्या इतनी बड़ी बड़ी इसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में यही वो मैथ्स है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल हो रही होती है। और जितने भी ये तमाम डाटा एनालिटिक्स की चीज़ें होती हैं, इसके अंदर स्टैट्स के ही कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। सो डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। डेटा को एनालाइज करना टू फाइंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न्स और ट्रेंड्स दैट कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके उसमें से आपके लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करना, डेटा के अंदर कोई पैटर्न है उस पैटर्न को तलाश करना, कोई ट्रेंड है उस ट्रेंड की चीज़ों को तलाश करना, ये डाटा एनालिटिक्स कहलाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसका ये होगा कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे उस चीज़ का आपने डाटा गैदर किया, और आप नेक्स्ट जो है उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिसीजन इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। सो स्टैटिस्टिक्स is the branch of mathematics that is used to understand, analyze and interpret data। जो कि किस चीज़ की तशरीह करती है? डेटा की तशरीह करती है। उसके ऊपर जो भी फॉर्मूलाज लगेंगे सर्चिंग के लिहाज से, सॉर्टिंग के लिहाज से, वो सारा का सारा हमारे पास स्टैट्स के अंदर मौजूद होता है। स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन समराइज द लार्ज डेटा सेट ऑफ ए डेटा इन अ सिंपल वे। चूंकि हमारे पास डेटा जो है वो कहता है कि बहुत बड़ी मिकदार में है, हमें उसको बिल्कुल छोटा करके समरी बनानी है उसकी, तो ये जो डाटा को समराइज करने का भी फॉर्मूलाज हैं, ये भी किसके अंदर मौजूद है? स्टैट्स के अंदर मौजूद है। दैट मेक्स इट ईजियर टू ड्रॉ अ यूजफुल कंक्लूजन्स एंड मेक डिसीजन। समरी बनाने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपके पास शॉर्टर रिजल्ट मौजूद होगा, और दूसरा जो भी आपने उस डाटे पर डिसीजन लेना है वो भी आप इजीली ले सकेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दिया करें कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो मैं यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाहता हूँ कि जो लेक्चर होता है ये अपने आप में एक टॉपिक है, और मैं यहाँ पर आपको टॉपिक समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिकली ये बताने लग गया कि ये लॉन्ग है, शॉर्ट है, और कल को जो है पैटर्न जो है वो चेंज होता है, जो शॉर्ट है उसमें से उनको मिला के लॉन्ग आने लग जाता है, और लॉन्ग में से जो है वो शॉर्ट निकलना शुरू हो जाते हैं, तो तब भी फिर बच्चे मुझे बोलेंगे कि आपने तो ये लॉन्ग के लिए करवाया था, इसमें तो शॉर्ट निकला है, ये हो गया वो हो गया। तो टॉपिक यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ये जो ओवरऑल क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है? इसको आप समझा करें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन, उसकी टाइप्स वगैरह या कोई एग्जांपल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कवर होती हैं, वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है। और उसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं
वो एज अ शॉर्ट कंसीडर होती हैं, और कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट भी करता हूँ तो वो एज अ MCQs होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक लेक्चर की शक्ल में टॉपिक डिस्क्राइब हो रहा है, ना कि सिर्फ वहीं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के कि ये लॉन्ग आएगा ये शॉर्ट आएगा। इसी चक्कर में अगर रहेंगे तो फिर ऑनलाइन स्टडी का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें बताने के लिए आपके जो उस्ताद हैं जो कि आपके कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनसे पूछें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैट का सबसे बेसिक और सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है। जब भी आप स्टैट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपका पहला टॉपिक यही होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर दी स्टैटिस्टिकल टूल। ये क्या है? स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं यूज टू फाइंड द सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू, जो कि क्या चीज़ तलाश करने के काम आते हैं डेटा सेट में से, या तो उसका सेंटर डेटा सेट का या फिर कोई टिपिकल वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हैं। आपके पास मुकम्मल इतना बड़ा डेटा सेट मौजूद है, उसका सेंटर आपने फाइंड करना है या फिर उस डेटा सेट में से कोई वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए इस्तेमाल होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। The three main measures are mean, median and mode। तीन ही हमारे पास measures of central tendency होती है, mean, median और mode। अगर आपसे कोई इतना भी पूछे ना कि यार measure of central tendency बताओ, तो आप ये तीन नाम भी लिख देना, mean, median, mode, तो आपका ये जो सवाल है ये करेक्ट होगा। ठीक है, वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मीन को पढ़ते हैं। मीन क्या होता है? मीन बेसिकली एवरेज को कहते हैं। सो द मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर जो तमाम वैल्यूज होती हैं उनका जो एवरेज होता है वो मीन कहलाता है। एवरेज क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एवरेज होता है एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि डाटा सेट के अंदर जितने भी आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं उनका सम करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि काउंटिंग करनी है कितने नंबर्स आपके पास मौजूद हैं उनसे डिवाइड कर देना, तो उसका एवरेज आ जाता है। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय द adding of the data values and then dividing by the number of value। तमाम वैल्यूज को ऐड करना है फिर उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर। जिस तरह से हमारे पास यहाँ डेटा सेट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 41, 12, 30, 25 एंड 9। इसका अगर हमने मीन मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा 41, 12, 30, 25 प्लस 9, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज मींस कि आपने काउंट करना है कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो ये 5 है तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.4। ये होता है मीन। नेक्स्ट है मोड। मोड बेसिकली कहते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट। डाटा सेट में सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू उसको मोड बोला जाता है। सो मोड इज द वैल्यू दैट अपेयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को मोड बोलते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन और रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा सेट। डाटा सेट में से सबसे ज्यादा कॉमन या फिर रिपीटेड वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए मोड इस्तेमाल करते हैं। अब मोड की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंगल मोड और एक होता है मल्टीपल मोड। सिंगल मोड क्या होता है बेसिकली कि जब हमारे पास डाटा सेट के अंदर कोई एक रिपीटेड वैल्यू, क्या मतलब जैसे कि यहाँ 50 है, 60 है, ये एक 70 है और नेक्स्ट भी वैल्यू 70 है फिर 90 है। तो हमने देखा कि सारी वैल्यूज तो एक एक मरतबा हमारे डाटा सेट के अंदर आ रही है, लेकिन जो 70 है ये 2 मरतबा आ रहा है। इसका मतलब बाकी वैल्यूज की निस्बत जो 70 है वो ज्यादा मरतबा आ रहा है डाटा सेट के अंदर, तो इसका मतलब इसका मोड क्या होगा? वो 70 होगा। लेकिन मल्टीपल मोड के केस में अगर आप देखें तो हमारे पास 50 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 60 है, नेक्स्ट 70 है, अगेन 70 है और उसके बाद फिर से 60 आ रहे हैं। तो ऐसे केस में जहां पर बैलेंस हो जाएं दो वैल्यूज के मोड जो है वो 2 बन सकते हो, क्योंकि 60 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 70 भी हमारे पास 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जो मोड होता है वो ये दोनों ही वैल्यूज होती हैं, तो इस मोड को बोलते हैं मल्टीपल मोड। तो इसलिए हमारे पास इस डाटा सेट के केस में जो मोड आएगा वो 60 भी होगा और 70 भी होगा। बट इन शॉर्ट आप लोगों ने देखना ये है मोड के केस में कि जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यूज है पूरे डाटा सेट के अंदर वही आपका मोड होगा। नंबर 3 पर है मीडियन। अब मीडियन बेसिकली मिडल पॉइंट होता है डाटा का। सो मीडियन इज द मिडल वैल्यू। डाटा सेट की मिडल वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड,
اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ نمبر اس میں کیا ہونے چاہیے، ارینجڈ آرڈر میں ہونے چاہیے. اگر وہ ارینجڈ نہیں ہے اس کا مطلب آپ نے جو میڈین فائنڈ کیا ہے وہ غلط ہے. اس کا سوال بھی بہت آتا ہے. آپ کے پاس شارٹ کوشچن میں کچھ ویلیوز دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا میڈین معلوم کریں. اب اس کے اندر ایگزامینر آپ کو دھوکہ یہ دیتا ہے کہ اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیٹا ان ارینجڈ فارم میں لکھا ہوتا ہے اور بچے جلدی جلدی سے اس کا مڈ پوائنٹ نکال کے جو ہے وہ آنسر لکھ دیتے ہیں، جبکہ میڈین کی ڈیفینیشن میں ہی لکھا گیا ہے شروع میں ہی کہ اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ارینجڈ آرڈر میں ہونا چاہیے. تو آپ نے جب بھی اس کویشچن سالو کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر ڈیٹا ارینجڈ موجود ہے. اگر نہیں ہے موجود تو اس کو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے. سو دا میڈین از دی ایگزیکٹ مڈل ویلیو اف دیر از این آڈ نمبر. کہتے ہیں کہ اگر آڈ نمبرز کا ڈیٹا سیٹ ہو اس کے اندر تو بالکل ایگزیکٹ مڈل ویلیو آ جائے گی آپ کا میڈین. کیسے؟ ایگزامپل دیکھیں. ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہے جس کے اندر کچھ ویلیوز ہے 50 60 70 80 اور 90. اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں یہ ٹوٹل ویلیوز ہیں 1 2 3 4 اور 5 اور 5 ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے، ایک آڈ نمبر. تو آڈ نمبر کے کیس میں سیدھا جو مڈل پوائنٹ بن رہا ہے وہ میرے پاس یہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دو اس طرف ہیں ویلیوز، دو اس طرف ہیں، تو مڈ میں یہ 70 ہے تو اس کا میڈین کیا ہوگا، 70 ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے لازمی طور پہ اپنے ڈیٹا سیٹ میں چیک کرنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیٹ ارینج موجود ہے یا نہیں. اب میرے کیس میں دیکھیں تو 50 کے بعد 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے، سارے ویلیوز ارینج تھے. ان کیس یہ ارینج نہ ہوتی تو میرا پہلا ٹاسک کیا ہوتا، میں ان کو ارینج کرتا پھر میں میڈین معلوم کرتا، ٹھیک ہے. اس بات کو بھولنا نہیں ہے، بہت غلطی ہوتی ہے یہاں پر. دی میڈین از ایوریج آف ٹو مڈل ویلیوز اف دیئر از این ایون نمبر. جی اگر آڈ نمبرز کی بجائے ایون نمبرز ہوں تب آپ کیا کریں گے. سو جیسے کہ ہمارے پاس یہاں دیکھیں ایون کی ایگزامپل میں ہمارے پاس ویلیوز ہیں 50 60 70 اور 80. ٹوٹل 4 ایلیمنٹس یہاں پر موجود ہیں. تو 4 چونکہ ایک ایون نمبر ہے تو ایون نمبر کے کیس میں اس نے کیا بولا ہے، ایون نمبر کے کیس میں میڈین معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایوریج لینا ہوگا کن دو ویلیوز کا، ان دو مڈل ویلیوز کا جو آپ کا میڈین بنتی ہوں. تو ہمارے کیس میں جو دو بیچ والی ویلیوز ہیں وہ ہیں 60 اور 70. تو اس 60 اور 70 کا مجھے کیا لینا ہے، ایوریج. تو ایوریج کس طرح سے لیا جاتا ہے، دونوں ویلیوز کو ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نمبر آف ویلیوز کے اوپر. کیونکہ ہماری ویلیوز ہی یہاں پر 2 ہیں تو اس لیے ڈیوائڈ کریں گے 2 سے. تو 60 + 70 ڈیوائڈیڈ بائی 2 جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 65، ٹھیک ہے. تو 65 اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہوگا، اس کا میڈین ہوگا. سو اتنا صحیح یہ لیکچر تھا. یاد یہی رکھنا ہے میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی 3 ہوتی ہیں، مین، موڈ، میڈین. مین ایوریج کو بولتے ہیں، موڈ سب سے زیادہ ریپیٹڈ ویلیو ڈیٹا سیٹ کے اندر جو ہوگی اس کو موڈ کہیں گے، اور میڈین ارینج ڈیٹا سیٹ کا مڈل پوائنٹ کہلائے گا. سو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے کائنڈلی لازمی سے فالو کیا کریں. ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں یا چینل کے اباؤٹ سیکشن وغیرہ میں بھی موجود ہوگا. ابھی کے لیے فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.